एवरीवन, दिस इज अक्षय सचान वेलकमिंग यू ऑल इन प्रयास। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन का अपने नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट कौन सा है मुझे शायद याद नहीं, चौथा है या पांचवा, लेकिन आज के लेक्चर में जो बातें जाननी है आपको, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं सभी, क्योंकि ये एक मतलब कि एक बूढ़े इंसान को भी जाननी चाहिए ये बातें, मास और वेट के बारे में, और एक बच्चे को भी जानना चाहिए। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मास से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक पूरी बातें करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यही नोट्स होंगे आपके, इतने सिस्टमेटिक वे में लिखूंगा, यही नोट्स होंगे आपके, कोई नोट्स अलग से नहीं। देखना, स्टार्ट करते हैं मास से। स्टार्ट किससे करते हैं? मास से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। मास क्या होता है आपकी नज़र में? देखो, मास क्या होता है? मास एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मास एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है। लिख लो यहाँ पर, सिंपल सा पॉइंट बोल रहा, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं आपको, एग्जांपल दूं, मेरे डोले हैं नहीं। अगर मैं बोलूं मैं मार्स में चला जाऊं, कहीं पर भी चला जाऊं, मेरे डोले इतने बड़े हैं तो इतने बड़े रहेंगे ना, चेंज तो हो नहीं जाएंगे। यहाँ पर नहीं है डोले, वहाँ पर डोले आ जाएंगे, या यहाँ पर अगर डोले हैं तो वहाँ पर डोले खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मास इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये एक मैटर की क्वांटिटी होती है। अब समझो मैटर क्या होता है। क्लास 9th का पहला चैप्टर है साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या होता है? मैटर भी बता दे रहा हूँ। मैटर क्या होता है? एनीथिंग, लिख लो, सिंपल भाषा में लिख लो, एनीथिंग हैविंग अ मास। एनीथिंग हैविंग अ मास एंड occupies space and occupies space। occupies space का मतलब है कितनी भी जगह घेर रहा है। मतलब कि अगर मैं अपने डोले कहीं पे डाल दूं, इस जगह पे रखूंगा मैं, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। occupies space। अगर इसको मैं थोड़ी लेवल बढ़ा दूं तो इसमें कई बुकों में ये भी लिखा होता है, and it can be sensed by, it can be sensed by any sense organ। any sense organ इसका मतलब ये है, जो मैटर होता है उसके पास मास तो होता ही है, मास तो होता ही है, ये मतलब कि होता है, और वो एक्यूपाइज स्पेस भी कुछ ना कुछ कवर करता है। और जो अपने सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हियरिंग पावर, कान, जैसे कि हम लोग टच, स्किन, हम लोग इसको पता लगा सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से। इसको हम लोग सेंस कर सकते हैं। मेरे डोले को अगर मैं यहाँ रखूँ, मैं छूँ अपने सेंस ऑर्गन से, तो मुझे पता चल जाएगा, यहाँ पर मैं सेंस कर पाऊंगा यहाँ पर कोई चीज है। समझे बेटा? एनीथिंग हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट कैन बी सेंस्ड बाय एनी सेंस ऑर्गन, देन इट इज कॉल्ड मैटर। देन इट इज कॉल्ड मैटर। अब समझो सेकंड पॉइंट क्या बात हुई। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? देखो, इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। लिख लो, यही नोट्स है। इसी तरीके से एग्जाम में आए, पॉइंट्स में लिख के आ जाओ। इतनी छोटी डिफिनेशन लिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, कोई दिक्कत नहीं। ये किससे डिनोट करते हैं हम लोग? इसको केजी से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? केजी से डिनोट करते हैं। अब आगे देखो, ये कैसी क्वांटिटी होती है। आगे देखो कि ये कैसी क्वांटिटी होती है। स्केलर होती है, वेक्टर होती है। स्केलर होती है, वेक्टर होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। समझ गए? स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस जानते होगे अगर मेरा लेक्चर देखा है मोशन का। स्केलर
में मैग्नीट्यूड होता है ओनली, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड रफ्तार और उसके साथ डायरेक्शन, रफ्तार उसके साथ डायरेक्शन, समझ गए। अब आगे देखो, इसी में एक बात और जान लो, इसी में एक बात और जान लो, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट मतलब कि ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। अगर मैं एक कुछ वक्त यहाँ पर हूँ तो चेंज अलग है, मैं वहाँ चला जाऊँगा वहाँ अलग होगा, मैं पाताल में चला जाऊँगा मास अलग होगा मेरा डोले का, ऐसा नहीं है, सेम होता है मास। मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड। ये पढ़ा है कि नहीं आपने? पढ़ा होगा केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में। ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतना नोट कर लो, मैं साइड हट जा रहा हूँ, इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपन लोग देखते हैं, अब अपन लोग देखते हैं वेट के बारे में। वेट क्या होता है? देखो वेट सिंपली है, देखो फोर्स का फॉर्मूला आता है तुमको, फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो याद रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। देखना वेट क्या है समझो। अब वेट क्या है जानो। वेट, वेट एक तरीके की फोर्स है, वेट एक तरीके की फोर्स है। इट इज अ force which attract ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स, किसकी तरफ? टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ। ये एक तरीके की फोर्स है जिसको आप लोग कहते हो बोझ। धरती की बोझ की बात हो रही है, हम लोग धरती पर बोझ लगा रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है तुम धरती पर बोझ हो। यही होता है बोझ, यही होता है बोझ। क्या होता है? यही होता है बोझ, इसको हिंदी में भी लिख लो, यही होता है बोझ, इसी को कहते हैं अगर तुम धरती पर बोझ हो, यही इसी बोझ की बात होती है। अब समझना बेटा, इसकी एक फॉर्मूला भी होता है वेट का, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। याद है? याद होगा, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। अब यहाँ समझना, वेट एक तरीके की फोर्स है, तो मैं फोर्स की जगह वेट लिख सकता हूँ, इसका मतलब फोर्स की जगह वेट लिख सकता हूँ, W लिख दो। मास, मास की जगह मास लिख दो। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है, अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ कर लो यहाँ पर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ टुवर्ड्स की तरफ जाता है तो वहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला लगता है, ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हो ना इतनी बातें? तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना, W इक्वल टू mg। ये होता है क्या? वेट का फॉर्मूला बच्चा, ये होता है वेट का फॉर्मूला। अब इसकी SI यूनिट देख लो, जब फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, तो फोर्स की जगह हमने वेट यूज़ करा है, तो इसकी भी भैया क्या होगी? न्यूटन होगी। लिख लो नोट्स की तरीके, SI यूनिट इक्वल्स टू न्यूटन बाबा। किससे डिनोट करते हैं इसको? इसको N से डिनोट करते हैं। अब ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये देखो, ये क्वांटिटी होती है एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्शन भी होती है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। समझे बच्चों? अब एक बात समझो,
ये कांस्टेंट नहीं होती है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज करती रहती है। धरती पे कुछ अलग, देखो प्लेस टू प्लेस कैसे चेंज करेगी बता दूं। देखो मैंने तुमको बताया था कि स्मॉल जी जो होता है, ये जो स्मॉल जी होता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं स्मॉल जी का फॉर्मूला लिखने जाऊं तो इसका फॉर्मूला होता है G=m/r²। मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिपेंड किसके करती है, मास। ये मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, ये मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, मैंने ई लिख दिया नीचे, ये अर्थ की बात है। अर्थ में इसकी क्या होती है 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होती है कि नहीं। अब मून में कुछ अलग होगी, मून में 6.1 शायद होती है, मुझे याद नहीं इस वक्त, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था पिछले लेक्चर्स में, वो देखिएगा। मून में कुछ अलग होती है, इसलिए जब हम लोग देखो यहाँ पर कोई और वैल्यू रख देंगे तो ये डिफरेंट तो आएगा ही ना कहीं और के हिसाब से, तो इसीलिए लिख लो यहाँ पर इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस पे चेंज होता रहता है। देखो नोट्स में क्या क्या लिखना है, नोट्स में एक लिखना है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ तो मैंने समझाने के लिए लिखा। इतने नोट्स हैं तुम्हारे वेट के, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा देता है टीचर, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, अब आगे आ जाओ। अब इतना कर लिया, एक बात और समझ लो यहीं पे, इसको इरेज करते हैं। क्या मून पर वेट, और देखो हर जगह का वेट अलग अलग होता है कि नहीं, समझना। हर जगह का वेट जब अलग अलग होता है तो वहां पर जी की वैल्यू कुछ और होती है, जी की वैल्यू कुछ और होती है। साइंटिस्टों ने जो निकाला उन्होंने बताया वेट ऑफ मून लिख दिया मैंने। वेट ऑफ मून जो होता है वो क्या होता है, वो वेट ऑन अर्थ का 1/6 होता है। वेट ऑन मून जो होता है वो वेट ऑफ अर्थ के 1/6 होता है। इसका मतलब ये है अगर किसी बॉडी का वेट है 60 न्यूटन अर्थ पर तो उसका मून पर कितना होगा, 6 से डिवाइड कर दो इसको तो आ जाएगा 10 न्यूटन। तो इसका क्या आ जाएगा 10 न्यूटन, क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। बात समझना, ये पूछ लेता है क्वेश्चन आपसे कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ मून एंड वेट ऑफ अर्थ। क्या डिफरेंस है, 1/6 का डिफरेंस है अर्थ के वेट से। या ऐसा बोलो कि जो मून का मास है वो 1/6 छोटा है किससे, वेट ऑफ अर्थ से, वेट ऑफ अर्थ से। या ऐसे बोलो जो वेट ऑफ अर्थ है वो 1/6 है किसका, इसका वेट ऑफ मून के। अब आगे देखो बात, आगे एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी से रिलेटेड, वेट ऑफ मून वेट ऑन अर्थ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं हम। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। ये है न्यूमेरिकल, देखिएगा। मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg। अगर मैं यहाँ पर आपको ग्राम में दे देता तो आपको इसको चेंज करना पड़ता इसका वेट निकालने के लिए, क्योंकि मास की एसआई यूनिट क्या है, दोनों चीज़ें एसआई यूनिट में होनी चाहिए तभी वो फॉर्मूला लगा सकते हो। तो पहले इसको एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ता, ग्राम में दिया था तो किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करना पड़ता। इसका मैं बोल रहा हूँ इसका वेट निकालो, इसका वेट निकालो कहाँ पर, वेट ऑन अर्थ निकाल दो, इसका क्या निकाल दो, वेट ऑन मून निकाल दो। जो अभी बताया एक बार उससे करके देखो। फॉर्मूला एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला लगेगा दोनों के लिए ही। एफ की जगह क्या यूज हुआ था, W=mg। क्लियर। अब करके देखो, ये करके देखो, उम्मीद है आपने करा होगा अपने मन से। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेट निकालना है, मास 5 kg इंटू 9.8 ले रहा हूँ मैं 9.8 ले रहा हूँ। अगर जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हो 10 लिखा हो लेने के लिए 10 लेना, वरना अगर आपको
लिखा नहीं क्वेश्चन में 9.8 लेनी है और 10, ऐसे लिखा नहीं है, तो आप 10 लेके करो, इजी हो जाएगा। मैं 9.8 लिख कर रहा हूँ। W इक्वल टू, इसको अगर मैं, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, इसको अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको कट करूँगा कितना आ जाएगा, इसको कट करूँगा 49 आ जाएगा। आ गया कि नहीं? वेट किस में होता है? 49 न्यूटन। ये किसका सॉल्यूशन हो गया? फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था इसको निकालने के लिए, क्या बताया था? वेट ऑन अर्थ, ये अर्थ पे वेट है इसका 1/6 कर दो। अगर सेकंड करना है क्या करोगे? वेट ऑफ अर्थ बाय 6 कर दो, 49/6, इसको कट करो कितना आएगा? कट करके देखो, इसको आएगा 8, 6 8 जा कितना होता है? 48, 6 8 जा 48, 1 बचा, 1 पॉइंट लगाया 10 आ गया, तो यहाँ पर पॉइंट लगाओगे 10 आ जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा, फिर वहाँ पर पॉइंट लगा है 0 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 6 बार में जाएगा। समझ लो, जो वेट अर्थ पर 49 न्यूटन था वही वेट मून पर जाके, यहाँ पे अर्थ रहने दो, हाँ, वही वेट मून पर जाके 8.16 न्यूटन हो जाएगा बच्चा। इसीलिए मैं कह रहा था वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस ये चेंज होता रहता है। अब आगे के टॉपिक देखते हैं जो हमारे टॉपिक बचे हैं। अब हम लोग देखते हैं थ्रस्ट और प्रेशर में डिफरेंस। क्लियर? अब देखो थ्रस्ट और प्रेशर में कोई ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं है, सिर्फ आपको प्रेशर में ध्यान देना है। किस में ध्यान देना है? प्रेशर को समझने में। प्रेशर समझ लो, थ्रस्ट समझ में आ जाएगा। कुछ है ही नहीं, थ्रस्ट और प्रेशर कुछ है नहीं, थ्रस्ट और प्रेशर कुछ है ही नहीं। थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्लियर? अब देखते हैं इसको। अब पहले देखते हैं, मैं समझाऊंगा पहले प्रेशर क्या होता है। पहले समझ लो प्रेशर क्या होता है। ये बिल्कुल आपके नोट्स की तरीके में लिखवा रहा हूँ, इसीलिए पहले प्रेशर लिखो। क्या होता है? प्रेशर इज, इससे सिंपल डिफिनीशन नहीं मिलेगी कहीं। प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग on a unit area। समझ गए? अब देखो प्रेशर एक तरीके की फोर्स है जो एक्ट करती है यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया में। इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना जाऊं तो P = F/A होता है। अब देखो इसमें एक रिलेशन भी है, वो भी समझेंगे, वो 8th में पढ़ के आए हो ये सारी बातें। फोर्स एंड प्रेशर में बहुत डिटेल में था 8th में, मैंने भी पढ़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत डिटेल में था 8th में आपका। अब आगे देखो, अब ये थ्रस्ट क्या है भाई? देखो बच्चा, थ्रस्ट क्या है समझाता हूँ। जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगती है, जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगती है, जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगती है तो वो प्रेशर ना कहला के वो कहलाती क्या है? वो कहलाती क्या है? थ्रस्ट। वो कहलाती क्या है? थ्रस्ट। बिल्कुल 90 डिग्री पे अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, मैथ में पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स में, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर जब फोर्स लगती है तो वो कहलाता क्या है? थ्रस्ट कहलाता है। तब वो कहलाता क्या है? थ्रस्ट कहलाता है। अब यहां से समझना एक बात, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसमें एक रिलेशन है, 8th में पढ़ा है, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ा हुआ है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है? अब समझो बात, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के। अब तो बात समझ में आ गई होंगी, पिछले इतने चैप्टर पढ़ चुके हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर ये बढ़ना चाहेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समझे? इनवर्सली का मतलब क्या है? अगर ये घटेगा तो ये ज़्यादा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम है। समझे?
इन्वर्सली में अगर एक बढ़ने की जिद करता है तो दूसरी घटने की जिद करता है, दूसरी घटने की जिद करता है। और डायरेक्टली में क्या है, अगर तुम बढ़ोगे तो मैं भी बढ़ूंगा, ये है, समझे, ये बातें होती हैं। अब बात समझना, एग्जांपल लेते हैं इसका, प्रेशर और एरिया वाले का। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि जो प्रेशर, मतलब कि आपने एग्जांपल 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी बुक खोलोगे यही एग्जांपल मिलता है, एप्लीकेशन ऑफ उसको प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपने स्कूल बैग्स की स्ट्रिप्स देखी होगी। स्कूल बैग्स की जो स्ट्रिप्स होती है ना, वो ब्रॉड होती हैं। क्यों ब्रॉड होती हैं? क्योंकि उसका एरिया इंक्रीज हो जाए और प्रेशर कम हो जाए, एरिया इंक्रीज हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, एरिया इंक्रीज हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। जैसे कि नाइफ बिल्कुल पतली होती है, पतली। क्यों पतली होती है? एरिया कम हो जाए। देखो, एरिया जब कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, कोई भी चीज़ हम काटें जल्दी से कट जाए, ये होता है रीज़न इसका। अब आगे बात समझते हैं। तो इसमें अभी एक पॉइंट और जान लो, एक पॉइंट और जान लो। क्या पॉइंट है? सेम फोर्स प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर। इतना पॉइंट है, इन पॉइंट नोट कर लेना दिमाग में। इसी को मैंने यहाँ पे ऐसे समझाया था कि देखो, फोर्स यहाँ पर मैटर नहीं कर रही, फोर्स बढ़ी तो वे भी बढ़ा। सेम फोर्स मतलब कि मान लो 50 न्यूटन की फोर्स, 50 न्यूटन की फोर्स, ये जो फोर्स है, फोर्स दोनों सेम है, P = F/A होता है, ये होता है P = F/A। समझना, दोनों फोर्स सेम है। यहाँ पर फोर्स जब सेम है बच्चा, समझना, एरिया डिफरेंट है, लेकिन एरिया डिफरेंट है इसलिए वो प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर। क्यों? जब मान लो ये एक्ट कर रहा है किस पे, ये एक्ट कर रहा है 5 मीटर स्क्वायर पे, ये एक्ट कर रहा है 10 मीटर स्क्वायर पे, 10 मीटर स्क्वायर पे। ये कितना प्रोड्यूस करेगा? 10 पास्कल प्रोड्यूस करेगा प्रेशर, और ये कितना प्रोड्यूस करेगा? 5 पास्कल प्रोड्यूस करेगा। पास्कल क्या होता है अभी बता रहा हूँ 1 मिनट बाद, ठीक है। इतना समझ लो कि दो फोर्सेज इक्वल होने से ऐसा नहीं है कि प्रेशर इक्वली होगा, उसका एरिया डिपेंड करता है। एरिया अगर दोनों का सेम है उसके बावजूद, तो दोनों की जो प्रेशर होगी वो सेम होगी। अगर उसका एरिया ही कम है भैया, तो एरिया जब कम है, एरिया कम है तो प्रेशर तो ज़्यादा होगा ही। एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा। बात समझ में आ गई? अब ये पास्कल क्या होता है भैया, समझो बेटा। पास्कल क्या होता है? पास्कल जैसे कि एसआई यूनिट होती है, वैसे ही प्रेशर की एसआई यूनिट होती है। इसको मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ, इसकी एसआई यूनिट को। पता है क्या? देखो, पहली एसआई यूनिट पास्कल, सेकंड एसआई यूनिट न्यूटन, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला था, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, इसकी क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। बन गया कि नहीं? अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर मैं ये साइन ना लगाऊं तो ये -2 हो जाएगा, न्यूटन मीटर -2। समझ में आया? इसके ऐसा यूनिट 1 नंबर में ये पूछता है आपसे आपके एग्जाम में, ये लिख लेना, नोट कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मेरे साथ साथ नोट करते चलो। पिक्चर देखने तो आए नहीं अपन लोग समझने आए हैं, समझते चलो। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? तो अब इसके आगे की बात समझते हैं अपन लोग। करने से पहले आप सभी को कॉन्सेप्ट को चेक करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर लो कि तुमको आया कि नहीं। कैसे चेक करोगे कॉन्सेप्ट को? भैया बताऊंगा, रुक जाओ, इरेज कर लें फिर बताते हैं। एक न्यूमेरिकल लिख लो, क्या न्यूमेरिकल लिख लें हम भैया? लिखो, a force of 200 Newton applied on a
20 मीटर स्क्वायर एरिया, कैलकुलेट द प्रेशर। ये कोई बुक का क्वेश्चन नहीं, मैंने अभी यहीं खड़े खड़े फ्रेम करा है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको सॉल्व करिए, सब लोग करिए। कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर। ये प्रेशर होता क्या है? देखो कैलकुलेट द, खुद से करना है, एक बार वीडियो को पॉज करके अब मैं करा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। देखो प्रेशर इक्वल टू एफ बाय ए, ठीक है। प्रेशर रख दो इधर, फोर्स कितनी दी है 200 न्यूटन, एरिया कितना दिया है 20 दिया है, 0 से 0 कट गया तो आ गया कितना 10, प्रेशर आ गया कितना 10 न्यूटन, प्रेशर आ गया कितना 10 न्यूटन। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता 9th में भैया, एनसीईआरटी का लेवल ही नहीं है इससे ज़्यादा। आपसे 9th में पूछ ले, कुछ नहीं पूछेगा इससे ज़्यादा। अब आगे का टॉपिक देखते हैं, फ्लूइड्स क्या होते हैं। प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात होती है, आप पढ़ के आए होंगे 8th में। अब देखो थोड़ा और समझ लो, फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो 8th में पढ़ के आए होंगे फ्लूइड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं फ्लूइड्स भैया, बता दो। कुछ बच्चों को आते होंगे, कुछ को नहीं आते होंगे, तो अगर मैं बताऊंगा सबको आ जाएगा, फिर तो मेरा बताना तो बनता ही है, क्योंकि मुझे सबको सिखाना है। तो आओ सीखते हैं एक बार, मार्कर को सही कर लेते हैं फिर करते हैं। तो देखिए फ्लूइड्स, ये फ्लूइड्स नामक होता क्या है, ये फ्लूइड्स होता क्या है, फ्लूइड्स क्या होता है। अब देखो फ्लूइड्स होता है विच कैन फ्लो इजिली, बस इतना लिख लो, पेपर में आए इतना लिख के आ जाना, कोई नंबर नहीं काटेगा। क्या लिखना है पेपर में, सेंटेंस बना के लिखना है। द सब्सटेंसेज विच कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिख लो भैया आर कॉल्ड, यहाँ पर आर कॉल्ड फ्लूइड्स, आर कॉल्ड फ्लूइड्स। समझ गए? जो भी सब्सटेंसेज आसानी से फ्लो कर सकते हैं उनको कहते हैं हम लोग फ्लूइड्स। कि कौन दो फ्लूइड्स होते हैं, एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है, एक होता है एयर, एक होता है एयर। सॉलिड नहीं होता, सॉलिड क्या, सॉलिड मूव कर लेता है आसानी से, एयर मूव कर सकती है अपने आप से, और लिक्विड मूव कर सकता है अगर डला है, लेकिन सॉलिड नहीं मूव कर सकता। सॉलिड, या क्या ये बोर्ड मूव कर रहा है कहीं पर, नहीं कर रहा है मूव, ये मूव नहीं कर रहा है, ये बोर्ड कहीं नहीं मूव कर रहा है। अब एक बात समझो, एक पॉइंट है इसका कि जो फ्लूइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सर्ट प्रेशर। ये सारी बातें ये की हैं, फिर से बतानी है क्योंकि एनसीईआरटी में दी है, 9th के कोर्स में है। एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन का सेंस है कि इवन अपवर्ड्स, इवन अपवर्ड्स लिख लो यहाँ पर। तुम लोग समझ रहे होगे दाएं बाएं नीचे ऊपर नहीं लगा सकता, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे जाएगा उसके तो ऊपर कैसे लगा लेगा, इतना दम थोड़ा होता है लिक्विड में भैया, लगाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे पढ़ोगे ना समझोगे, बुओयंट फोर्स पढ़ेंगे इसके बाद। क्या होता है, इवन अपवर्ड्स, अपवर्ड में भी फोर्स लगाता है फ्लूइड्स, अपवर्ड में भी फोर्स लगाता है फ्लूइड्स। क्लियर बात? अब आगे देखते हैं। अब बच्चों हम लोग समझेंगे बोयंसी, बोयंसी, बुओयंट फोर्स, अपथ्रस्ट क्या होता है, सब समझेंगे बच्चा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिफिनीशन दूंगा, एग्जाम में लिख के आ जाना, समझ गए? अब देखना है पहले अपन को बोयंसी, ये बीटा नहीं है, ये बोयंसी है, बोयंसी। ये बोयंसी नामक चीज होती क्या है बच्चा, बोयंसी टेंडेंसी ऑफ एन लिक्विड होती है, टेंडेंसी ऑफ एन लिक्विड, समझना, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड, टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू exert upward force
अपवर्ड फोर्स किस पर, ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इट इन, समझ गए। क्या होता है बुओयेंसी? बुओयेंसी होता है टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी, जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पानी में है, लिक्विड में है, वो जो ऊपर की तरफ फेंकती है। आप कभी तैरने जाते हो, स्विमिंग करने जाते हो, जब आप नीचे चले जाते हो तो अचानक पानी आपको ऊपर फेंकता है। क्यों फेंकता है ऊपर? क्योंकि बुओयेंसी होती है उसके पास, बुओयेंट फोर्स होती है इसके पास। ये देखो, इसी के नाम है ये सब, बुओयेंट फोर्स, इसी के नाम है बुओयेंट फोर्स। ये बेटा बी है, ये बीटा नहीं है, कि मुझे बीटा की बहुत आदत पड़ चुकी है, इसलिए मैं बीटा बना देता हूँ। बुओयेंट फोर्स, अपथ्रस्ट भी बोलते हैं इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। कभी भी एग्जाम में ही आ जाए, डिस्क्राइब बुओयेंट फोर्स, डिस्क्राइब अपथ्रस्ट, तीनों में क्या करना, तीनों में यही लिखना है तुमको, तीनों में यही तुमको छाप के आ जाना है। टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इन, जो ऑब्जेक्ट उसके नीचे है, जो वो फोर्स लगा रही है लिक्विड उसको ऊपर भेजने में, उसी को कहते हैं बुओयेंट फोर्स। अब देखो, ये जो बुओयेंट फोर्स है, अभी जो बुओयेंट फोर्स है, देखना बुओयेंट फोर्स, देखो कोई ना कोई, मैंने क्या बताया, फ्लूइड्स प्रेशर लगाते हैं, सारी डायरेक्शन में लगाते हैं, बात याद है ना। देखो जो इसमें बात है, जो फ्लूइड्स होते हैं ना, फ्लूइड्स वो सारी डायरेक्शन में तो लगाते ही हैं। प्रेशर एक्सल्ट इन, लिख लो, यहाँ पे लिख लो, प्रेशर, यहाँ पे ई है, इसको इरेज करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इट इंक्रीजेज, जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है एज इट डेप्थ, उसकी डेप्थ के हिसाब से, अगर मैं प्रेशर को ऐसे रखूं, और प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं कह सकता हूं किससे, डेप्थ से। क्यों कह सकता हूं? मैं कह रहा हूं, इसको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा लिखा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं, यहां पर मैंने एक लाइन पढ़ ली, प्रेशर एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन, इट इंक्रीजेज एज इट डेप्थ। अगर डेप्थ बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है, डेप्थ बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब एक बढ़ रही है तो वो दूसरा वाला जिद्दी है, वो भी बढ़ना चाह रहा है, तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये किसकी बात हो रही है? प्रेशर एक्सल्ट इन ऑल डायरेक्शन। ये जिस लिक्विड में वो है, जिस लिक्विड में वो ऑब्जेक्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा उस ऑब्जेक्ट पर, उसकी टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक लिक्विड है, मैंने कोई लिक्विड ले लिया, मान लो कोई लिक्विड ले लिया यहाँ पर, ठीक है, कोई भी मान लो ये लिक्विड है, मैंने उसमें ये मार्कर डाला, ये मार्कर ऊपर है, अभी ज़्यादा नीचे मैंने नहीं डुबाया, तो इसमें फोर्स कम लग रही होगी। जो प्रेशर लगा रहा है, जो पानी प्रेशर लगा रहा है इस पर, वो फोर्स कम लग रही होगी। लेकिन जैसे ही नीचे जाएगा, डेप्थ बढ़ेगी ना इसकी, डेप्थ, तो इसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ये जो बुओयेंट फोर्स होती है, इसके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं। एक तो होता है वॉल्यूम, एक तो होता है डेंसिटी। समझते हैं हो? लिख लिया ना सबने? इसको सबने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नोट्स की तरीके बिल्कुल बताया है, हर एक तरीके से नोट्स तुम्हारे बनवा दिए हैं। अभी जो बातें करूँगा, 2 बातें हैं अभी मेरे पास, आर्किडीज प्रिंसिपल और फैक्टर्स अफेक्टिंग। उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। शायद थोड़ा बड़ा हो गया होगा लेक्चर, लेकिन अब चला लेना काम, क्योंकि मैंने सोचा था मैं एंड कर दूंगा इस चैप्टर को, लेकिन बहुत बड़ा हो रहा था। अपन को क्या समझना है? अब अपन को समझना है फैक्टर्स ऑफ बुओयेंट फोर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख लो यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग
एग्जाम में क्योंकि ऐसे ही आता है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग बुओयंट फोर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग बुओयंसी फोर्स, बुओयंसी फोर्स। यहाँ पे बुओयंट कर लो, बुओयंसी कर लो, मैंने लिख दिया है, मैं इरेज नहीं कर रहा। फैक्टर्स अफेक्टिंग बुओयंसी फोर्स, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग करती हैं, दोनों फैक्टर्स को डिस्कस करूँगा। पहले लिख दूंगा, पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है बच्चा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, दैट इज, यहां पर विच लिख लो, यहां पर विच इज इमर्ज्ड इन लिक्विड, विच इज इमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ है लिक्विड में, इमर्ज्ड इन लिक्विड, यहीं पे लिख लो लिक्विड, इमर्ज्ड इन लिक्विड। समझ गए, साधारण भाषा में बता दिया तुमको। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, विच इज इमर्ज्ड इन लिक्विड, जो पानी में डूबा हुआ है। सेकंड क्या है फैक्टर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। समझ गए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है आपका बुओयंट फोर्स। कैसे डिपेंड करता है सब बताऊंगा। अब आ जाओ इसमें, पहले समझेंगे अपन लोग वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इमर्ज्ड इन लिक्विड। देखो वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं ये कह रहा हूं इसमें एक अगर मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल से ही समझा सकते हैं, इसके बाद कुछ समझाने की चीज नहीं है। मान लो टू ऑब्जेक्ट having a same weight, सेम वेट की जगह इसको एग्जांपल को थोड़ा चेंज कर लो, लिखो टू ऑब्जेक्ट हैविंग अ डिफरेंट वेट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का कोई डिफरेंट वेट है, बट इक्वल वॉल्यूम बेटा। मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट को मैं बॉल बोल दूं, ये हैं, इनका जो वेट है वो डिफरेंट है, इसका वेट 5 न्यूटन, इसका वेट 10 न्यूटन, लेकिन अगर इसका वॉल्यूम बेटा सेम है ना तो कोई अंतर नहीं पड़ता बुओयंट फोर्स में, कोई अंतर नहीं पड़ता बुओयंट फोर्स में। अगर इनका वॉल्यूम सेम है तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसकी बुओयंट फोर्स में, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसकी बुओयंट फोर्स में। समझ में आया सबको? नहीं आया कमेंट करो क्या नहीं आया। अब ये समझते हैं एक बार, अब इसको समझते हैं एक बार, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, देखो डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, देखो जिसकी भी अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख लिया मैंने, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हाई होती है, अगर हाई होती है तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलता हूं। क्यों बोलता हूं, रीजन बताऊंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बुओयंट फोर्स के, बुओयंसी बोल लूं, बुओयंट बोल लूं, अपथ्रस्ट बोल लूं, कंफ्यूज मत होना। बुओयंट फोर्स मतलब कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो बुओयंट फोर्स बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी तो बुओयंट फोर्स घटेगी, बुओयंट फोर्स घटेगी। समझ में आया सबको? समझ में आया ना? अब देखो ये जो बुओयंट फोर्स है ये डिपेंड ही नहीं करती वेट पर। कैसे डिपेंड नहीं करती? एग्जांपल देता हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड में। मरकरी की जो डेंसिटी होती है, मरकरी की जो डेंसिटी होती है, समझ रहे हो? मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर मैं वेरी हाई मेटल, वेरी हाई आयरन ऑब्जेक्ट इसमें पुट कर दूं तब भी वो डूबता नहीं है बच्चों। अगर मैं भारी से भारी ऑब्जेक्ट को इसमें पुट कर दूं मरकरी में तो वो डूबता नहीं है।
वो डूबता नहीं है, ऊपर ही रहता है, क्योंकि उसमें अपवर्ड फोर्स लग रही है, अपथ्रस्ट लग रही है, बोयंट फोर्स लग रही है, बोयंसी लग रही है, क्योंकि उसमें बोयंसी लग रही है, बोयंट फोर्स लग रही है, अपथ्रस्ट लग रही है। मेन रीज़न ये था। अब समझो कि हमारा आर्किडीज प्रिंसिपल क्या होता है, देखते हैं। हाँ, तो इसको इरेज करते हैं हम लोग। आर्किडीज प्रिंसिपल, आर्किडीज ने बताया था सभी को कि जो बोयंट फोर्स होती है वो इक्वल होती है, आर्किडीज एक साइंटिस्ट का नाम है, वो इक्वल होती है किसके, जितना पानी डिस्प्लेस करा, मतलब उसके बाहर निकाल दिया, समझे, जितना पानी। जैसे मान लो एक ये अभी समझाता हूँ, रुकना, इसको इरेज करते हैं जल्दी से, फिर समझते हैं बात। अब अपन लोग समझते हैं आर्किडीज प्रिंसिपल के बारे में। क्या समझते हैं आर्किडीज प्रिंसिपल के बारे में? आर्किडीज प्रिंसिपल, इन्होंने एक प्रिंसिपल बताया था, देखो लिखता जाऊंगा समझाता जाऊंगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टोटली की जगह फुल्ली वर्ड यूज कर लो, इजी रहेगा। फुल्ली प्लेस्ड इन लिक्विड, ये मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूं इसलिए बहुत इजी बनाऊंगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फुल्ली प्लेस्ड इन लिक्विड, इट एक्सपीरियंस बोयंट फोर्स। जब कोई भी ऑब्जेक्ट डूबा रहता है तो बोयंट फोर्स तो वो लगाता ही अपवर्ड की तरफ, लिक्विड, बात याद है। एक्सपीरियंस बोयंट फोर्स, यहां पे मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं। विच इज इक्वल टू द, वो इक्वल होता है लिक्विड, विच इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस्ड बाय इट लिख लो, डिस्प्लेस्ड बाय इट लिख लो यहाँ पर, या इट की जगह यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अब मैं ये कह रहा हूं जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में, जैसे मान लो ये एक वो है, ये पूरा यहाँ तक भरा है, यहाँ तक भरा है, यहाँ तक, यहाँ से पूरा पानी भरा है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें पानी भरा है तो देखना, अगर मैंने इतना ऐसे ऑब्जेक्ट डाला तो ये बोयंट फोर्स लगाएगा अपवर्ड। जब ये मैंने डाला, इसने इतना एरिया तो कवर कर लिया, इतना एरिया इसने कवर कर लिया, ये वाला रेड वाला इसने एरिया कवर कर लिया, रेड वाला इसने एरिया कवर कर लिया। अब यहाँ का पानी जाएगा कहाँ जाएगा, ये पानी तो डिस्प्लेस हो जाएगा, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, विच इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। जितनी फोर्स ये ऑब्जेक्ट, ये जो लिक्विड है बोयंट फोर्स लगा रहा होगा इस ऑब्जेक्ट पर, कितनी फोर्स लगा रहा होगा, वो इक्वल होगी जितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा। यहाँ पर सिंपल मैनर में इस डिफिनीशन को जान लो, बोयंट फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट equals to liquid displaced by it, लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, मतलब कि जो फोर्स लगेगी लिक्विड से, बोयंट फोर्स जो ऊपर जाएगा, वो जितना पानी बाहर निकालेगा, जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, समझे, वो होगी इक्वल किसके, बोयंट फोर्स के। बच्चों बहुत लंबा लेक्चर हो गया, शायद आप बोर हो गए होगे, बोर नहीं होना है, जो कराया जाए लिखते हुए चलना है, फिल्म नहीं देखनी है,
फिल्म नहीं देखनी यहाँ पर, सबको जो कराया जा रहा है करते चलना है, वरना पीछे होते जाओगे। क्योंकि इसके बाद एक लेक्चर और आएगा इसका, शायद इतना ही बड़ा वो भी होगा, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें बाकी होंगी बताने को। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी, शिप क्यों नहीं डूबती, ये सब बताने को रह जाएगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं अपन लोग, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।